हेलो स्टूडेंट, मैं एज खान सर टेक साइंस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियोस है मॉडल एक्टिविटी टास्क लाइफ साइंस पार्ट 3। पार्ट 1 2 हो चुका है, इससे पहले पार्ट 3 न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है जो क्लास 10th के लिए 2021 का है। तो हम लोग चलिए फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चंस का आंसर। यहाँ पे देखिए 1.1 में लिखा हुआ है, उस हार्मोन का चयन करो यानी सेलेक्ट करो जो पौधों के इंटरनोड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। तो पौधे का जो इंटरनोड होता है उसके विस्तार के लिए जिम्मेदार, इंटरनोड मतलब होता है जो नोड होता है ना, जो गांठ होती है वहाँ से एक और गांठ निकलती है, उसको इंटरनोड्स कहा जाती है। तो उसके लिए जिम्मेदार में 4 हार्मोन्स आपको यहाँ ऑप्शन में दिया है। नंबर 1 ऑक्सीन है, नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 NAA यानी इनैप्थेलिन एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पे ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये 3 हार्मोन जो है ये प्राकृतिक हार्मोन है यानी नेचुरल हार्मोन्स हैं, जबकि ये आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं। तो इसमें से आपका आंसर होगा जिब्रेलिन। आप लोग जिब्रेलिन को टिक कर लीजिएगा, जिब्रेलिन इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन से उन समस्याओं की पहचान करो जो मायोपिया से संबंधित है। यानी मायोपिया एक ऐसा बीमारी है आँखों की जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नाम तो इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है साफ। तो रीज़न क्या है जो दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है मायोपिया में? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया ए नंबर, आँखों के लेंस की लोच का खत्म हो जाना। आँख का जो लेंस है उसका इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाने के कारण। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 नंबर, रेटिना के सामने प्रतिबिंब का बनना। जो आँखों का रेटिना है, रेटिना के ठीक सामने में प्रतिबिंब बन जाता है। कभी कभी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, कभी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है यानी ई ऑन द रेटिना पर बनता है। तो जब रेटिना के सामने प्रतिबिंब बनता है तो मायोपिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, यानी कि दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देने लगती है। तो ऑप्शन आपको होगा बी नंबर जो आपको मिल गया यहाँ पे। और बाद में ये ऑप्शन देख लेते हैं, आँखों लेंस का पारदर्शिक खत्म हो जाना, ये भी सही नहीं है। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना ए पीछे बनना, अगर रेटिना ए पीछे बनता तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी मायोपिया के बाद ही एक दूसरा डिजीज होता है जिसमें सामने की चीज़ें नज़र नहीं आती। बुढ़ापे में अगर या ओल्ड एज वाले इंसान को बोल दिया जाए सुई में धागा पहनाने के लिए तो वो नहीं पहना पाएंगे, लेकिन दूर की चीज़ें देख लेंगे, आसमान में सूरज निकला वो उनको नज़र आ जाएगा ये आसमान में सूरज है। ओके, चलो 1.3 में आते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? अब देखिए, STH फुल नेम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास को नियंत्रित करता है। जी नहीं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि के विकास को यह नियंत्रित नहीं करता है, क्योंकि ऑप्शन में हमें बोला सही जोड़ा चुनने, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन महिलाओं के ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल के विकास में सहायता करता है। जी बिल्कुल ये नहीं करता है हेल्प इसमें। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये एड्रिनल ग्रंथि के विकास में सहायता करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रक्त में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नियंत्रित करता है। जी ये भी नहीं करता है। FSH महिलाओं के ओवरी ग्राफियन फॉलिकल्स में हेल्प करता है, जो यहाँ पे है, ये भी नहीं, गलत हो गया। तो लास्ट ऑप्शन जो बचा यही सही होगा, क्योंकि ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिनन नालिकाओं में जल का पुनः अवशोषण करना, इसके कारण जो है एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम है डायबिटीज इंस्पाइडस। इसमें हमारे शरीर का जो जल है वो बहुत ही जल्दी जो है जल्दी निकलने लगता है, यानी इंसान को जल्दी जल्दी यूरिनल्स यानी यूरिन्स करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट। जी आपके सामने है। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स आए आपके सामने, मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया हूँ। नारियल के जल में एक हार्मोन्स पाया जाता है, वो कौन सा हार्मोन्स है? देखिए यहाँ पर खाली जगह मैंने ऑप्शन आपके लिए भर दिए, साइटोकाइनिन हार्मोन। नारियल के जल में कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन्स होते हैं। नंबर 2.2, कबूतर के डायना में 23 रेमिजीज होते हैं। रेमिजीज मतलब आप समझ जाइए कि मान लीजिए ये कबूतर का डायना है, तो कबूतर के डायना में आपको दिखाई दिया होगा इस तरह के पंख लगे होते हैं बहुत सारे, तो ये रेमिजीज होते हैं इसके बहुत सारे, ये इस तरह के जो निकलते पंख, तो ये 23 होते हैं, 23 रेमिजीज। तो आप इसको ऑप्शन में कर लीजिए, 23 रेमिजीज होते हैं। RNA में थायमिन के, अगर RNA में थायमिन है तो RNA में थायमिन के बजाय यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि
थायमिन डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता, तो आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। ये करेक्ट आंसर आपके लिए यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। ओके, तो 2.3 का ऑप्शन ये फिल इन द ब्लैंक्स यूरासिल होगा। अब हम लोग आते हैं 3.1 में। निम्नलिखित विशेषता के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि में अंतर बताइए। अब विशेषता के अंतःस्रावी बहिःस्रावी मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको बताना है डिफरेंस। और भी किसके बेसिस पे आपको ये बेसिस करना होगा, नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मतलब कि उसमें डक्ट है कि नहीं या डक्ट है, यानी इस स्राव की उत्पत्ति उससे क्या निकलता है, स्राव क्या होता है, उत्पादन होता है, वो चीज़। तो आंसर देखते हैं हम लोग। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती है, दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका के आधार पर इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि में नलिका पाई जाती है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में नलिका पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा हार्मोन का स्राव होता है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उससे हार्मोन निकलता है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथि द्वारा विभिन्न प्रकार के रसों का स्राव होता है। यानी कि स्राव के आधार पर, सेक्रेशन के आधार पर भी हम लोगों ने इसमें डिफरेंस देख लिया। ओके, तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग। और साइटोप्लाज्म का जो विभाजन होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो केंद्रक का विभाजन आपको पूछा है तो कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये 4 अवस्था होता है। देयर इज अ 4 फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, तो प्रोफेज में देखते हैं, यह माइटोसिस की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में केंद्रक का जल निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप केंद्रक जालिका खुलकर लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो खुल जाता है और लंबे लंबे धागा के समान बिखरने लगते हैं, जिन्हें हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। धीरे धीरे क्रोमोजोम मोटे, लंबे और स्पष्ट होते हैं। प्रत्येक क्रोमोजोम लंबवत 2 भागों में विभाजित होकर 2 क्रोमैटिड का निर्माण करते हैं। अब जो क्रोमोजोम्स, इससे क्रोमैटिन से क्या बन जा रहा है, क्रोमैटिड्स बन जा रहे हैं। और क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि अगर ये देखिए तो ये एक धागा जैसा पूरा है, अब ये मिल करके इस तरह स्ट्रक्चर एक बना दिया, अब ये मिल करके इस तरह स्ट्रक्चर बना दिए, अब ये मिल करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना देंगे जो एक क्रोमोजोम। ये है सेंट्रोमियर, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये सेंट्रोमियर है। मेटाफेज, यह माइटोसिस की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली के विलुप्त होते ही शुरू हो जाती है, मतलब यहाँ पे मेटाफेज में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तारक किरणें द्वारा तर्कु तंतु का निर्माण होता है, यानी कि स्पैंडल फाइबर का जो निर्माण होता है वो एस्ट्रल रेस के द्वारा होता है। एस्ट्रल रेस को तारक किरणें कहते हैं। क्रोमोजोम तर्कु के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी कि क्रोमोजोम्स जो है मिडिल में आकर के बढ़ने लगते हैं, मिडिल में आकर सज जाते हैं और मध्य एक ही क्षेत्र पर आकर वो सज जाते हैं, यानी कि वहाँ पे एक लाइन में सभी क्रोमोजोम्स लग जाते हैं। इस अवस्था में हम क्रोमोजोम को गिन सकते हैं। ये मेटाफेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। एनाफेज में अगर बात करें, यह माइटोसिस की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था के प्रारंभ में सेंट्रोमियर एक एक क्रोमैटिड के साथ लंबवत 2 भागों में टूट जाते हैं, यानी कि क्रोमैटिड जो बीच से अलग हो जाता है और जो डॉटर क्रोमोजोम से वो अलग अलग हो जाते हैं और पुत्री क्रोमोजोम का निर्माण हो जाता है, यानी डॉटर क्रोमोजोम बन जाता है। और ये पुत्री क्रोमोजोम अंग्रेजी के एल हो, भी या जे अक्षर के समान दिखते हैं। तर्कु तंतु में संकुचन के कारण ये विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। हम लोग लास्ट फेज में आते हैं, तो ये टेलोफेज है। माइटोसिस की चौथी अवस्था है। इस अवस्था में प्रारंभ में क्रोमोजोम समान संख्या में दोनों ध्रुवों पर उपस्थित होते हैं, यानी 2 पोल जो होते हैं वो दोनों पोल पर रहते हैं। क्रोमोजोम फिर से बिखर कर लंबे धागे में बदल जाते हैं और आपस में जुड़कर केंद्रक जालिका का निर्माण करते हैं, यानी क्रोमोजोम आपस में जुड़ जाते हैं और फिर से ऐसा केंद्रक जालिका माने इस तरह का स्ट्रक्चर ये जो है बना करके इस तरह का बन जाते हैं। न्यूक्लियोलस का पुनर्निर्माण होता है और इसमें एक छोटा सा जो है न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस बन जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इसमें ये न्यूक्लियोलस का निर्माण हो जाता है, जिसमें क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। क्रोमोजोम का जो नंबर्स होता है वो मदर सेल के बराबर हो जाती है, इसलिए इस विभाजन को समीकरणीय विभाजन कहते हैं या इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन हम बताएं, समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक में होने वाली परिवर्तन, ये पूरा परिवर्तन आपको लिखना होगा आंसर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन
जो लास्ट है वो है जंतु कोशिका के मेटाफेज अवस्था का एक स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न नामों को चिन्हित कीजिए। अब नाम क्या क्या है? क्रोमैटिड है, ध्रुवीय क्षेत्र है, सेंट्रोमियर है, तर्कुतंतु है। यानी क्रोमैटिड है, पोलर रीजन है, सेंट्रोमियर है एंड स्पैंडल फाइबर है। देखिए ये मेटाफेज स्टेज है। आपको जो मैंने अभी बताया था दूसरी अवस्था, यानी कि यहाँ देखिए समसूत्री कोशिका विभाजन की जो आपको बताया था, अभी हम दूसरी अवस्था मेटाफेज अवस्था, ये मेटाफेज स्टेज में बताए थे आपको क्रोमोजोम जो होते हैं वो बीच में आके सजे हुए होते हैं ना। अभी बताए थे एक रेखीय पर आकार सज जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको कि ये क्रोमोजोम्स जो है बीच में आकर देखिए सज गए हैं, है ना। तो ये आपका एक नीट डायग्राम है, आपको इस डायग्राम को बनाना। मेटाफेज स्टेज का ये डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये ध्रुवीय रीजन है, ये भी ध्रुवीय रीजन है, ये भी ध्रुवीय रीजन है, और ये क्रोमैटिड है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको फूल के जैसे ये वाला एरिया, ये सब ये क्रोमैटिड्स हैं। और ये सेंट्रोमियर है जो क्रोमैटिड्स को जोड़ करके रखते हैं, ये होते हैं सेंट्रोमियर्स, ये सेंट्रोमियर्स होते हैं। और ये तर्कुतंतु जिसको स्पैंडल फाइबर इंग्लिश में कहते हैं, और ये यही तर्कुतंतु है। इसमें 4 नाम बोला और ये डायग्राम बनाना 4.1 का। तो इतना तक का ही इसमें है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, आप लोग समझ सकते हैं। और आपके लिए ही वीडियो फॉरवर्ड किया जा रहा है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि सभी पास पहुंचाना हमारा ये मकसद है, मेन मोटिव है, ताकि आप सभी फ्रेंड्स सभी दोस्त मिल करके आंसर को कर पाए। ओके, थैंक यू।